क्यों पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है। तो आज हम उसी पैसे की बात करने लगे हैं सर। मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का एक पहला एग्जांपल ऐसा दूंगा जो एक स्टोरी हम लेके चलेंगे। अगर यही स्टोरी को आप लोग समझ गए तो बस मॉनेटरी पॉलिसी में और कुछ समझने की लोड़ ही नहीं है जी। आप डांस करने लगेंगे सर, इतना सिंपल था। अब बस इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, पूरे शिद्दत से सुनना। राइट। तो हम मान के चल रहे हैं जी, पैसा क्या है, पैसे की वैल्यू लेट्स से 100 रुपए है एक देश के पास, एक कंट्री है, कोई एबीसी कंट्री है जी। कंट्री के पास 100 रुपए हैं जी, कैश 100 रुपए है। और इसमें बंदे हैं जी टोटल 5, पॉपुलेशन 5, कैश 100 रुपए। और एक बंदे की बेसिक नेसेसिटी 10 रुपए है जी। और नेसेसिटी कितनी है, 10 रुपए। और इसी देश में सिर्फ आलू पैदा होते हैं जी हर साल। आलू पैदा होते हैं जी हर साल, सिर्फ लेट्स से 10 किलो। सिर्फ आलू पैदा होते हैं, आलू बनाए जाते हैं, आलू खाए जाते हैं। 100 रुपए पॉपुलेशन 5 की और बेसिक नेसेसिटी 10 रुपए हर बंदे की, और आलू 10 kg होते हैं। राइट। अब हर बंदे के पास सपोज 5 बंदे हैं, किसी के पास 10 रुपए ही हैं, किसी के पास 0 है, किसी के पास 30 रुपए हैं। ऐसा तो होता ही है ना, इनइक्वालिटी। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत ही गरीब है, कोई और भी स्टिल ज्यादा रिच हो सकता है ना। सो ये क्या है जी, लोगों के पास जो इन 100 में से बटे हुए पैसे हैं, ये है जी करेंसी इन सर्कुलेशन। अब क्या हुआ, हमने देखा कि अगर देश में 100 रुपए होते हैं तो जो पैदा हुए आलू थे 10, उन्हें 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा जाता है। उनका 100 रुपए है और आलू ही खरीदने हैं, तो 10 रुपए पर केजी में खरीद लिया। जब हम इस 100 रुपए को कम कर लेते हैं, 50 रुपए कर देते हैं, आलू 10 किलो ही रहे, तो ये 5 रुपए पर केजी में बिकते हैं। अगर हम इस 100 रुपए को बढ़ा दें, कहीं से 100 और ले आए, 200 कर दें, तो यही आलू 20 रुपए पर केजी बिकते हैं। सो लुक एट दिस। मनी सप्लाई अगर डिक्रीज हो रही है तो प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। पहली बात तो ये समझ ली हमने, मनी सप्लाई वर्सेस और विद रिगार्ड टू प्राइस। सो मनी सप्लाई इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज। पहली बात ये समझने वाली है सर, प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत मुद्दे की बात है। नहीं तो ऐसे फालतू बैठे बैठे थ्योरी पढ़ के किताब से सुनाना मेरे को भी आता है। राइट। सो पहली बात ये जरूरी हमने करनी, मनी सप्लाई इंक्रीज करने से प्राइस इंक्रीज हो जाता है। दूसरी बात, मनी सप्लाई को डिक्रीज और इंक्रीज कौन करता है जी। सो ये मनी 100 रुपए किसके पास थे, वो 5 लोगों के पास थे। अब क्या हुआ जी, सरकार ने सोचा कि भाई साहब 100 रुपए के हिसाब से 10 रुपए किलो आलू बिक रहे थे, तो सरकार ने सोचा 10 रुपए महंगा है जी, थोड़ा सस्ता करते हैं इसे। तो मनी सप्लाई कम करनी है, इसको -50 करना है, मतलब 50 कम करना है और 50 करना है कि आलू 5 रुपए किलो बिके। सही बात। तो इसके लिए 50 रुपए का करें क्या जी, तो ये करेंसी पॉपुलेशन के हाथ से हटा के सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करा दो। सो सेंट्रल बैंक ले लेती है ये पॉपुलेशन से करेंसी, और पॉपुलेशन के पास रहते 50 रुपए, इसलिए सामान सस्ता हो जाता है। राइट। सो अब क्या हुआ जी, सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई को रेगुलेट करके बेसिकली कर क्या रहे हैं, प्राइस को स्टेबलाइज कर पा रहे हैं, प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। ये दूसरी बात होगी जी, मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करके प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है जी। राइट। अब तीसरी बात, दिस इज सेकंड बात क्या थी, मनी सप्लाई वर्सेस प्राइस एंड डन बाय सेंट्रल बैंक। तीसरी बात सर, तीसरी बात यह है कि अब ये सेंट्रल बैंक को पैसे ही क्यों देंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक ब्याज देगा, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट देगा जी, इन्हें लालच देगा कि मुझे पैसे दे दो अपने 50 रुपए,
मैं हर महीने तुम्हें 50 में 5 रुपए ब्याज दूंगा। बट सेंट्रल बैंक सीधा लोगों से बात नहीं करता, तो बीच में एक इंटरमीडियरी होगा, बैंक्स, कमर्शियल, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये बैंक्स इन पॉपुलेशन से पैसा लेके सेंट्रल बैंक को देगी, जो सेंट्रल बैंक इसे ब्याज देगा, इसमें से कुछ बिचौलिया अपने पैसे रख के आगे पॉपुलेशन को दे देगा। सो मनी को मनी को मनी वो चीज है जो हर चीज का प्राइस बताती है कि ये शर्ट कितने की है जी, 10,000 रुपए की है, सॉरी ज्यादा महंगी होगी, सॉरी 1,000 रुपए की है जी। ये पेन कितने का है जी, ये 50 रुपए का है जी। सो मनी हर चीज की प्राइस बताता है, बट मनी की प्राइस क्या है? मनी की प्राइस अधिकतर दो चीजों में नापी जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए हम बोलेंगे मनी का प्राइस है जी उसका ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। फॉरेन एक्सचेंज की जब बात करेंगे तो उसका एक्सचेंज रेट भी होता है, बट वो कभी और बात करेंगे। बट अभी हमारे लिए मनी का प्राइस क्या है? इंटरेस्ट रेट। सो जब आरबीआई आपको ज्यादा अच्छा ब्याज देगा, जब बैंक्स आपको ज्यादा अच्छा ब्याज देंगे, तो आप पैसे इन्हें दे देंगे। सो अगर आप पैसे बैंकों में डाल रहे हैं और बैंक सेंट्रल बैंक में डाल रहा है, तो लोगों के हाथ से जा रहे हैं। बट आप क्यों डाल रहे हैं? बिकॉज आपको ब्याज अच्छा मिल रहा है। अब आपने 50 रुपए डाले हुए थे, 5 रुपए हर महीने आरबीआई, हर साल आरबीआई दे रहा था आपको। अब आरबीआई ने कहा जी नहीं जी नहीं, मैं तो अब 1 रुपए ही दे सकता हूँ ब्याज का। आपने कहा चले चल मेरे 50 रुपए दे दे। सो अगर उन्होंने ब्याज दर कम किया, तो आप कैश अपने पास रख लेंगे। सो कैन यू नाउ सी दैट इंटरेस्ट रेट increase decreases the money supply and interest rate decrease increases the money supply with the public, right? सो ये तीन मुद्दे की बातें हैं कि मनी सप्लाई, पहली बात हमने करी, मनी सप्लाई इंक्रीज करो तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज पैसा ज्यादा हो गया, सामान तो उतना ही है देश में। ये जस्ट एग्जांपल मानना, लो आप टोटल पैसा और टोटल गुड्स मान लो, तब भी यही रहेगा मॉडल्ड अप्रोच। सो मनी सप्लाई इंक्रीज करने से प्राइस इंक्रीज, मनी सप्लाई डिक्रीज करने से जनरली सेटरस पेरिबस कहते हैं ना, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट इकोनॉमिक्स में, तो वही बात। सो मनी सप्लाई इंक्रीज करने से प्राइस इंक्रीज, मनी सप्लाई डिक्रीज से प्राइस डिक्रीज। दूसरी बात, सेंट्रल बैंक ज्यादातर मनी सप्लाई को यूज करता है प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने में, जिसके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स आगे एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा पे आते हैं, वो हम करेंगे बात, राइट। तीसरी बात हमने समझी कि पैसे का प्राइस मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्ड में होता है ब्याज दर। सो ब्याज दर बढ़ाओ तो मनी सप्लाई पब्लिक के पास कम हो जाती है, ब्याज दर घटाओ तो मनी सप्लाई पब्लिक के पास बढ़ जाती है। सर दीज थ्री थिंग्स इफ यू अंडरस्टैंड, ये आलू वाली इकोनॉमिक्स अपनी खास बात है जी। ये मतलब ऐसा स्कूल में काश पढ़ा दिया होता तो बहुत सिंपल हो जाता। तो ये तीन एग्जाम्पल अगर आप समझ गए, तो आगे मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ है ही नहीं जी। आज देखते हैं। सो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? इट इज मेड बाय सेंट्रल बैंक जनरली इन नेशंस। आजकल हमारे पास तो एमपीसी है, उसकी बात भी करेंगे। टू मैनेज मनी सप्लाई क्यों कर रहे हैं जी? टू अचीव स्पेसिफिक गोल सच एज कंस्ट्रेनिंग इन्फ्लेशन, अभी मैंने बात करी थी प्राइस को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मेंटेनिंग एन अप्रोप्रिएट एक्सचेंज रेट, अगर मनी हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा इंडिया में, एक्सचेंज रेट कैसे मैनिपुलेट होएगा जी? मनी सप्लाई से। अब आलू की जगह मान लेते हैं देश में $10 थे जी, उसी देश में, और 100 रुपए थे। सो $1 मैक्सिमम कितने का बिक जाएगा? 10 रुपए का $1, 10 रुपीज पर डॉलर। अब मैंने ये मनी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी, 1,000 रुपए कर दी, तो अब $10 तो 10 ही है, तो इंक्रीज कर नहीं सकते हम लोग, अपने आप प्रिंट तो कर नहीं सकते। सो 1,000 रुपए हो गए। अब ये $10 कितने का बिकेगा जी? $1 100 रुपए का बिकेगा। सो रुपया क्या हो रहा है? जैसे जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे अगर डॉलर नहीं बढ़ रहा है तो डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मतलब एक तरह से डॉलर स्ट्रॉन्ग और रुपया वीक हो रहा है। व्हाट द आइडिया? सो मनी सप्लाई से हम एक्सचेंज रेट को भी चेंज कर सकते हैं, राइट? वी कैन नॉट चेंज इट एग्जैक्टली सेइंग, वी कैन मैनिपुलेट और मैनेज इट, राइट? जनरेटिंग जॉब्स, जितने ज्यादा पैसे उतनी ज्यादा फैक्ट्रियां खुलेंगी, और उतनी ज्यादा फैक्ट्रियां तो उतनी ज्यादा नौकरियां। इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसे ही नहीं होंगे तो लोग गुड्स कैसे खरीदेंगे? गुड्स नहीं खरीदेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी, राइट? एंड जो हमने बात करी थी कैसे करेंगे जी चेंज, उसे वही तीन एग्जांपल्स में से, चेंजिंग इंटरेस्ट रेट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस,
ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जी, राइट। सो गोइंग फर्दर, monetary policy relates to making money available to the market at reasonable rates, interest rates, right, in adequate amounts at right time to achieve what, price stability, growth, ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ। सो मेजर चीज जो है सर एक ध्यान देने वाली, पहले इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ का ट्रेड ऑफ होता था कि मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को मैनेज करने की कोशिश करेगी, बैलेंस करने की कोशिश करेगी। बट जब से देश में एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई है और इन्हें इन्फ्लेशन टारगेट दे दिया गया, तो साफ हो गई है पिक्चर कि मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी एम क्या है जी। जैसे आपका प्राइमरी एम है पेपर क्लियर करना, मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी एम है इन्फ्लेशन मैनेज करना एंड प्राइस स्टेबल रखना जी। कितने परसेंट इनका टारगेट है एमपीसी का, प्लीज टेल मी। सीपीआई के हिसाब से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से टारगेट है, अभी करेंगे इन्फ्लेशन चैप्टर में, बट कितना टारगेट है आप लोग लिखिए प्लीज कमेंट सेक्शन में। सो ये सारी चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं जी। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस, एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन, ये सारी चीजें हम मॉनेटरी पॉलिसी से अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेजर एम क्या है, अब मेजर एम है हमारा प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को मैनेज करना। एंड एक और बात साथ में सर, क्रेडिट पॉलिसी। ये लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्रेडिट पॉलिसी कहां से आ गया, तो सुना ही नहीं। तो क्रेडिट पॉलिसी क्या है जी, देश में क्रेडिट कैसे मिलता है, बैंक्स give loans to public, which is majorly the credit available in the market, right? Public includes people, business houses, etc. So ये लोन लेके कुछ लोग भाग भी जाते हैं। सो क्रेडिट पॉलिसी क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा, पैसा महंगा हो जाएगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे नहीं, इंटरेस्ट रेट घटाने से पैसा सस्ता हो जाएगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे। सो क्रेडिट पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एंड जनरली सेंट्रल बैंक ही बनाता है क्रेडिट पॉलिसी, राइट। सो गोइंग अहेड, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये भी वही देखो, तीनों एग्जांपल्स में ही है। इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो मनी सप्लाई एक्सपैंड कर जाएगी, बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सो वही बात, मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। Expansionary policy increases the total supply of money by easing its availability, by relaxing the rates. Cheap money है, इसे easy money भी कहते हैं, प्लीज easy money कहना है यार, cheap is a cheap word. Easy money policy, right? And contractionary इसका उल्टा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। सो करेगा क्या जी, अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इट हेल्प स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। पैसा ज्यादा आ रहा है, लोग खर्च ज्यादा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है और बढ़ा इकोनॉमी भाग ज्यादा रही है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगा, स्लो डाउन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन को मैनेज कर देगा जी। ये बहुत ज्यादा पैसा, महंगाई बहुत आ रही थी, लोगों से पैसे वापस ले लिए, काफी सारे पैसे वापस ले लिए, अब ज्यादा महंगा सामान बिक नहीं रहा, राइट। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स ये स्कूल में अगर याद करने को रट्टा मारने की जगह समझाया होता ना तो स्वाद आ जाना था साहब। दो तरीके के टूल्स होते हैं सर, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये स्कूल में बोला था, रट्टा मार ले बेटा, ये समझाया नहीं क्या मतलब है इनका। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से बना है जी, ये क्वांटिटी ऑफ मनी को चेंज करेंगे सर। फॉर एग्जाम्पल बैंक रेट, फॉर एग्जाम्पल CRR, फॉर एग्जाम्पल SLR, ये यहाँ पे लिस्ट बनी है, उसको देख लेना। बट ये समझो क्या है, सपोज 100 रुपए थे इकोनॉमी में, SLR बढ़ा दिया तो पैसे कम हो जाएंगे, CRR बढ़ा दिया तो पैसे की सप्लाई कम हो जाएगी। सो लेट्स से ये 90 रह जाएंगे या 80 रह जाएंगे। सो ये क्वांटिटी ऑफ मनी को, जो टूल्स क्वांटिटी ऑफ मनी को अफेक्ट करते हैं, दोज आर क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स कौन से, फॉर एग्जाम्पल रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, कि अब इकोनॉमी में 100 रुपए थे हमारी, अब इसमें हमने रूल बना दिया कि 40 तो प्रायोरिटी सेक्टर को जाएंगे, जो आजकल हमारा रूल भी है कि 100 रुपए क्रेडिट में 40 प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाएंगे, जो वेलफेयर के लिए हो, गरीबों को, एग्रीकल्चर को, एजुकेशन को, अच्छी बातों में। सो 40 रुपए जाएंगे
पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर में 60 रुपए, या बाकी जहां मर्जी दे दो। सो हमने टोटल क्वांटिटी को तो नहीं ना चेंज किया, हमने तो सिर्फ क्वालिटी को चेंज करा कि ये 60 कहीं मर्जी जाए, ये 40 तो अच्छी जगह ही जाएंगे, प्रायोरिटी सेक्टर में ही जाएंगे। सो इसमें ये 100 नहीं चेंज हुआ, क्वांटिटी नहीं चेंज हुई, भले की क्वालिटी चेंज हुई। सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स का यही मतलब। बाकी फिर भी नहीं समझ आया तो मार लेना रट्टा भाई। ये सोच के देखो, पेपर में आ गया सवाल कि बैंक रेट आपने हिसाब लगाना है, इससे क्या होगा, क्वांटिटी चेंज होगी, क्वालिटी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस डिटेल में करेंगे हम सारी बातें, नहीं तो क्वालिटेटिव में देखो क्या होगा। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, कौन से कंज्यूमर को देना है। फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि सट्टेबाजों को ज्यादा मार्जिन लो तो उनको लोन कम मिलेगा। ज्यादा मार्जिन का क्या मतलब होता है कि अगर आप सपोज मेरी बैंक है, मैंने किसी सट्टेबाज को, दो ऑप्शन है मेरे पास लोन देने की। एक ऐसे बंदे को जो उसका घर लेगा, दूसरा ऐसे बंदे को जो उसका जुए में उड़ाएगा। तो मेरे को आरबीआई ने रूल बना दिया कि अगर आपने 100 रुपए घर बनाने में वाले को देने हैं तो आपको इसके पीछे 5 रुपए रखने की लोड़ है जी, एज अ रिजर्व। अगर आपने 100 रुपए सट्टे वाले को देने हैं तो आपके पास 50 रुपए रिजर्व होना चाहिए। तो मैं ऑब्वियसली घर बनाने वाले को दूंगा, मेरे पास 50 रुपए अड़ाने थोड़ी है मैंने रिजर्व बना के, राइट। सो दिस वुड अगेन इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द क्रेडिट, right sir? So quality of credit and quantity of credit are managed through qualitative and quantitative method and qualitative and quantitative tools। बहुत सारे tools हैं जिसमें liquidity adjustment facility, open market operations, MSF, quantitative easing, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए जो हम डिटेल में सर करेंगे। सो सबसे पहली बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की जी। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन 2000। ये देखो बड़े अच्छे से समझाया हुआ, रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट इज इक्वल टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। रेपो रेट कौन सा रेट होता है? द रेट एट विच, कौन सा रेट होता है सर? द रेट एट विच द बैंक्स बोरो फ्रॉम हुम? आरबीआई। आरबीआई यहां सेंट्रल बैंक लगा लो। एंड रिवर्स रेपो, अब ये जा रहा था पैसा रेपो का आरबीआई से बैंक को, इसे हमने बोल दिया रेपो। रेपो मतलब रीपरचेज ऑब्लिगेशन। ये करेंगे बात क्या होता है। रिवर्स रेपो क्या हुआ, इससे उल्टा बैंक से आरबीआई। सो रेपो मींस आरबीआई टू बैंक एंड रिवर्स रेपो मींस बैंक टू आरबीआई, राइट। सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है कि जब आरबीआई ने मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करना है, सपोज इंक्रीज करना है, तो हम क्या करेंगे, रेपो रेट पे रेपो रेट कम कर देंगे सेंट्रल बैंक वाले, और बैंकों को उधार ज्यादा देने लगेंगे। अगर हमने मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है तो हम रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे, रेपो रेट भी इंक्रीज कर देंगे कि हमें पैसे दो जी, आरबीआई को पैसे दो, बैंकों में नहीं रखना, बिकॉज लोगों के पास हमने मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है। सो लैफ जो फैसिलिटी है वो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दोनों को मिला के बनी है जी। और इसमें पार्ट कौन ले सकता है? कमर्शियल बैंक सारे, ये ध्यान रखना, एक्सेप्ट आरआरबीज एंड प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स वो होते हैं जो फाइनेंशियल फर्म दैट हेल्प आरबीआई सेल एंड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। इसकी बात भी करेंगे। सो रेपो एंड रिवर्स रेपो जी, रेपो इज रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और रीपरचेज ऑब्लिगेशंस। These are transactions in which two parties agree to sell and repurchase the same security। अरे ये भैया मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया था, कोई बात नहीं। सो एक कागज बना लिया नहीं हमने, इसकी वैल्यू रख दी 100 रुपए। अब ये आरबीआई के पास पड़ा था, आरबीआई ने बैंकों को कहा ले बेटे ले ले, ये 100 रुपए मुझे दे दे, 90 रुपए दे दे, ये कागज तू रख ले, तेरे को मैं 91 डेज बाद ये कागज तेरे से ले लूंगा और तेरे को 100 रुपए दे दूंगा। ये हो गया जी रेपो। सो कागज आरबीआई के पास था, आरबीआई ने 100 रुपए का कागज 90 का दिया बैंक को, और 91 डेज बाद या 182 डे बाद डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी बैंक को 100 रुपए वापस कर दिए और कागज ले लिए। सो 10 रुपए एक तरह से बैंक के पास ब्याज हो गया, ये हो गया रेपो। और रिवर्स रेपो क्या हुआ, इस बारी कागज बैंक के पास पड़ा था जी 100 रुपए का। अब बैंक ने कहा कि आरबीआई बेटा, आरबीआई जी सर जी, सॉरी नॉट बेटा, आरबीआई प्लीज प्लीज मेरे को पैसे चाहिए, ये 100 रुपए का कागज आप रख लो, मुझे 90 रुपए दे दो।
आरबीआई कहता बाप मैं हूं ना, मैं 85 दूंगा, सो ऑब्वियसली रिवर्स रेपो ज्यादा होगा। सो आरबीआई ने इन्हें 85 रुपए दे दिए, 85 रुपीज दे दिए, और 91 डेज बाद अब उल्टा होगा, कागज बैंक की तरफ जाएगा, पैसे बैंक वापस करेगा। सो दीज आर रेपो एंड रिवर्स रेपो, सिंपल, राइट। और रिवर्स रेपो अगर एग्रीमेंट हो रही है, आरबीआई को पैसा जा रहा है, तो बैंकर्स के पास लेसर कैश टू लेंड है, तो रिवर्स रेपो क्या करता है, रिवर्स रेपो की एग्रीमेंट मनी सप्लाई को एसेंशियली डिक्रीज करती है, रेपो की एग्रीमेंट मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है, सिंपल सी बात। प्लीज देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, राइट। And repo and reverse repo transactions can only be done in securities as approved by RBI. ऐसे नहीं कोई भी कागज बेची जाओगे, ट्रेजरी बिल, सेंट्रल बेट्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होनी चाहिए, और इन्हें अप्रूव कौन करता है, आरबीआई। आरबीआई यूजेस रेपो एंड रिवर्स रेपो एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट इन द सिस्टम। जो हमने पहले ही बात करी थी, मैनेजिंग लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज डन थ्रू नाउ रेपो एंड रिवर्स रेपो, सर, राइट। एंड रेपो को ही ये चीज ध्यान देने वाली है, पहले बैंक रेट को यूज करा जाता था, बट अब बहुत सालों से रेपो इज नोन एज द पॉलिसी रेट। रेपो रेट इज द पॉलिसी रेट एंड इज यूज एज अ सिग्नल टू फाइनेंशियल सिस्टम टू एडजस्ट देयर लेंडिंग इन बोरिंग ऑपरेशंस। ये बैंकिंग में पूरे अच्छे से समझ आएगा भाई ये मैं क्या कह रहा हूं, कि रेपो इज यूज्ड एज पॉलिसी रेट, राइट। द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स यूज under the liquidity adjustment facilities are securities that they have purchased over and above what they are mandated to purchase under SLR. So let's say भाई SLR के अंडर उन्हें 40 रुपए की सिक्योरिटीज रखनी मैंडेटरी थी, अब बैंक्स के पास है जी 80 रुपए की सिक्योरिटीज, तो जो बकाया 40 है ना, इसी पे लैफ हो सकता है। अगर ये 40 ब्रीच हो गए और इस SLR में से निकाल के लेना है, इन पे लैफ का लोन नहीं मिलेगा सर। इसके लिए एक पीनल रेट बनाया गया एमएसएफ, वो आगे आएगा, एमएसएफ मिलेगा फिर, क्योंकि आपने एसएलआर की लिमिट को ब्रीच कर दिया। सो हमने पहले ही समझ लिया एसएलआर की लिमिट से ज्यादा हमें सिक्योरिटीज पे लोन चाहिए अगर बैंक को, तो उन्हें एमएसएफ में जाना पड़ेगा। 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था, पीनल रेट है, और अब ये बैंक रेट के साथ अलाइंड है। बैंक रेट ये सारे हम डिटेल में भी करेंगे बैंकिंग में, एमएसएफ, सीआरआर, ये सारे शॉर्ट टर्म, सॉरी सीआरआर नहीं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे शॉर्ट टर्म है जी। 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, मतलब साल से कम कम रहता है इसका टेन्योर। ये अच्छे से भी करेंगे हम लोग जब हम मॉनेटरी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे, राइट। सो गोइंग फर्दर जी, सो अब एमएसएफ के अंदर पैसा देने की क्या जरूरत है, एम इज टू मेक मोर लिक्विडिटी अवेलेबल इफ बैंक्स आर रेडी टू पे हायर इंटरेस्ट। पीनल रेट है तो हायर इंटरेस्ट लगेगा, राइट। एंड जनरली डिफरेंस रखा जाता है 0.25 का, रेपो, रिवर्स रेपो एंड रेपो में। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो में हायर होता है रिवर्स रेपो, एंड उससे भी हायर एमएसएफ, राइट। सो गोइंग अहेड, बैंक रेट जी, बैंक रेट पुराना घोड़ा था, लॉन्ग टर्म लेंडिंग का रेट है जी, शॉर्ट टर्म का नहीं है, लॉन्ग टर्म लेंडिंग का है। ये देखो जी, लॉन्ग टर्म टू कमर्शियल बैंक्स आरबीआई लेंड कर रहा है, एंड टूल्स, इट इज अ टूल विच इज यूज्ड फॉर मैनेजिंग, विच वाज यूज्ड एक्चुअली फॉर मैनेजिंग मनी सप्लाई, एंड पहले इसे यूज करा जाता था एज अ सिग्नल, बट इट इज नो लॉन्गर इन यूज। ज्यादातर अब इसे, ज्यादातर क्या, इसे यूज नहीं करा जाता एज अ सिग्नल, राइट। सो आरबीआई ने इसे पीनल रेट मान लिया, अब इसे तभी बढ़ाया जाता है जब कोई बहुत ज्यादा जरूरत हो, और इसे एमएसएफ के साथ अलाइन कर दिया। अगर एमएसएफ 7% होता है तो बैंक रेट भी 7%, राइट। नाउ बेस रेट एंड एमसीएलआर, ये आरबीआई की कहानी स्टार्ट होती है साहब यहाँ से। तो इसके आगे थोड़ा सा, आज मेरा गला दिक्कत दे रहा है तो आज थोड़ी सी छोटी रखूंगा वीडियो, तो इसके आगे हम कल की क्लास से कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को, पहले 3 एग्जाम्पल प्लीज ध्यान से सोच लेना, रिपीट करके देख लेना, पेपर में बहुत काम आएंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।